एंजल जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए रोज़ की तरह हम अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। हम प्रैक्टिस सेट सब करने से पहले कुछ देशों की राजधानियां देखेंगे, वो भी ट्रिक के साथ, जैसे हम लोगों ने कल देखा था। देखिए, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। क्या है? पेरिस। देखिए, इसको कैसे याद करेंगे? कल हम लोगों ने कुछ राजधानियां याद की थी 2 दिन पहले। ठीक है, कल सॉरी मैं वीडियो नहीं दे पाई थी क्योंकि कल हम लोग के यहाँ मेला था, तो सब लोग मेला में चले गए थे, तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। ठीक है, तो अब देखते हैं। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। ठीक है, क्या है? पेरिस है। देखिए कैसे याद करेंगे? पेरिस को याद रखिए टेरिस। टेरिस में छत। छत पे गया, क्या हुआ? फंस गया। मान लो किसी चीज़ में वो फंस गया मेरा पैर, तो टेरिस। पेरिस को याद रखिएगा फ्रांस। फ्रांस कहाँ फंस गया? टेरिस पे फंस गया, तो फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगी? पेरिस हो जाएगी। ठीक है, हंगरी का देखिए बुडापेस्ट। क्या होगा? बुडापेस्ट। ठीक है, बुडापेस्ट। देखिए हंगरी मिस क्या होता है? भूखा। हंगरी मिस क्या होता है? भूखा। ठीक है, कोई बुढ़ा। बुढ़ा मतलब बूढ़ा। देखिए मैं सिर्फ जोड़ने के लिए आपको थोड़ा इधर उधर की वर्ड आप लोगों को बोलेंगे, आप ये उसका गलत मतलब मत समझिएगा। ठीक है, बस ये जोड़ने के लिए। ठीक है, देखिए हंगरी बूढ़ा पेस्ट है। बूढ़ा क्या था? हंगरी था, वो का पूरा पेस्ट ही खा गया। क्या क्या पूरा पेस्ट ही खा गया। किसी चीज़ का पेस्ट है, वो पूरा पेस्ट ही खा गया, तो हंगरी क्या हो जाएगा? बुडापेस्ट। चेक गणराज्य का देखिए, चेक गणराज्य का है प्राग। क्या है? प्राग है। देखिए प्राग। देखिए प्राग एक पान आता है, तो आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते तो समझ लीजिएगा। ठीक है, क्या होता है? पान होता है। तो चेक, चेक पे कोई क्या करता है? प्राग खा के थूक देता है ना, तो क्या होता है? वो तो चेक तो चलेगा नहीं, तो चेक, चेक जब भी याद आएगा तो प्राग याद करिएगा। चेक की राजधानी क्या है? प्राग है। देखिए बुल्गारिया। बुल्गारिया का सोफिया होगा। क्या होगा? सोफिया होगा। ठीक है, बुल्गारिया। देखिए गारिया आप लोग जानते हो शादी उदी में क्या होता है, गांव में जो जाते हैं बारात में, भाई की बारात में क्या कहते हैं? गारियाँ सखियाँ गाती है ना, तो सोफिया। तो सोफिया को सखिया याद करिएगा। सोफिया गारी गाती है, तो बुल्गारिया यानी सोफिया। ठीक है, तो बेलारूस यानी बेला, देखो रूस गई है ना, रूट गई है, तो क्या बेला रूट के चली गई? कहाँ चली गई? अपने मम्मी के घर चली गई, मायके चली गई, तो क्या कर रहे हैं? मिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मिस, मीन्स होगा। ठीक है, मिस। मिस को मिस करके याद करिएगा। मिस, तो मिस कर रहे हैं, तो बेलारूस मीट। यमन। देखिए यमन की राजधानी शाना है। येमन साना साना, ये वाला गाना सुना है ना आप लोगों ने? येमन साना साना, तो यमन की राजधानी क्या होगी? साना। देखिए अल्बानिया का देखिए तिराना होता है। तिराना। देखिए बानिया को बनिया याद करिएगा। बनिया के यहाँ क्या होती है? किराना की दुकान खोलते हैं ना बनिया लोग, तो अल्बानिया बनिया। बनिया यानी तिराना की दुकान। बनिया लोग क्या करते हैं? तिराना की दुकान खोलते हैं, तो अल्बानिया का तिराना। देखिए इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और जैसे मैंने बताया वैसे याद कर लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। जिसने मेरे इसकी पहली वाली वीडियो देखी होगी उसको तो अच्छे से याद हो गई होगी। फिर किसने किसने देखी थी इसकी पहली वाली राजधानी की ट्रिक, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और याद हुआ कि नहीं हुआ वो भी बताएंगे। चलिए पहला प्रश्न है, अब अपना प्रैक्टिस सेट देखते हैं हम लोग। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत के सरकार के किस वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया जाएगा? देखिए, तो जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष है उनको किसके समान दिया जाएगा? देखिए भारत सरकार की कैबिनेट मंत्री के समान, या सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, या संसदीय समिति के अध्यक्ष के समान, या भारत सरकार के सचिव के समान, किसके समान उनको वरीयता क्रम दिया जाएगा? देखिए बहुत बार पूछा जाता है। देखिए तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? देखिए तो कौन होते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, यानी राष्ट्रपति पहले नंबर पे आते हैं। दूसरे नंबर की बात करें, राष्ट्रपति के बाद भारत में दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? ठीक है, तो उपराष्ट्रपति आते हैं। कौन आते हैं? उपराष्ट्रपति आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पूछा जाता है अक्सर, इससे प्रश्न बने हैं, तो आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, पॉलिटी में कहीं आपको ये पढ़ाया नहीं गया होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आजकल प्रश्न इससे बन रहे हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन आते हैं? तो हमारे देश के पीएम आते हैं, यानी प्रधानमंत्री आते हैं। चौथे नंबर पे कौन आते हैं? देखिए राज्यपाल आते हैं। कौन आते हैं? राज्यपाल आते हैं। राज्यपाल आते हैं। ठीक, पांचवें नंबर पे देखिए कौन आते हैं? तो ये पूर्व जो राष्ट्रपति हैं वो आते हैं। कौन आते हैं? पूर्व राष्ट्रपति आते हैं। ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति आते हैं। छठवें नंबर की बात करें, देखिए छठवें नंबर पे कौन आते हैं?
देखिए सीजीआई आते हैं, सीजीआई मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज आते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज आते हैं। और देखिए कौन आते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष ये 6वें नंबर पे आते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। और 7वें की बात करें, 7वें नंबर पे कौन आते हैं, देखिए कैबिनेट मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री आते हैं। देखिए और सीएम आते हैं, कैबिनेट मंत्री और सीएम आते हैं। और देखिए कौन आते हैं, प्लानिंग कमीशन, ठीक है, जो प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष होते हैं, जब भी हम लोगों ने, हमारा प्रश्न भी है, देखिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष, योजना आयोग, ठीक है, सॉरी मैंने 2 बार लिख दिया, योजना आयोग के उपाध्यक्ष कुछ नंबर पे आते हैं, 7वें नंबर पे आते हैं, ठीक है। और देखिए 8वें नंबर, और योजना आयोग के उपाध्यक्ष के साथ और कौन, देखिए और भी कुछ लोग आते हैं। देखिए भूतपूर्व पीएम भी 7वें नंबर पे आते हैं, भूतपूर्व पीएम, भूतपूर्व पीएम भी आते हैं, ठीक है। और देखिए 9वें और फिर 11वें नंबर की बात करें, 9वें 10वें में भी यूपीएससी के अध्यक्ष वगैरह आते हैं, ठीक है। और 11वें की बात करें तो उपराज्यपाल जिसमें जिसमें होते हैं, ठीक है। और देखिए कौन आते हैं, महान्यायवादी, महान्यायवादी, महान्यायवादी। और देखिए पीएम आते हैं, जो पीएम के सचिव होते हैं, पीएम के सचिव, ये किस नंबर पे आते हैं, 11वें नंबर। देखिए वरीयता क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी में आपके चैप्टर में अक्सर ये पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन इससे प्रश्न बनते हैं, तो इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए तो क्या बताना था, उपाध्यक्ष तो किस में आते हैं, देखिए किसके समान, भारत सरकार के सचिव के समान आते हैं, ठीक है, नहीं कैबिनेट मंत्री के समान, ठीक है, सॉरी कैबिनेट जो मंत्री होते हैं इनके समान होते हैं योजना आयोग के उपाध्यक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित पदों का कौन सा सही अनुक्रम होगा। देखिए अभी मैंने बताया था सही, भारत के मुख्य, देखिए मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, देखिए मुख्य न्यायाधीश, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश, फिर यहाँ पे डैश है, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सही क्रम बताना है। देखिए तो पहले तो राज्यों के राज्यपाल आते हैं किस नंबर पे, 4थे नंबर पे हम लोगों ने देखा था। फिर मुख्य चुनाव आयुक्त, देखिए चुनाव आयुक्त किस पे आते हैं, ये 6वें नंबर पे आते हैं, ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश 6वें नंबर पे आते हैं, और चुनाव आयुक्त 9वें नंबर पे आते हैं। देखिए तो आपको 4, 6, 9, तो यानी पहले राज्यपाल, फिर क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश, फिर चुनाव आयुक्त, ये होगा राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक पद वरीयता क्रम में बाद में आता है। देखिए बाद में किसका पद, देखिए सीएजी, मुख्य चुनाव आयुक्त, महान्यायवादी, यूपीएससी के अध्यक्ष, देखिए किसका सबसे बाद में आता है, आपको ये बताना है। देखिए सीएजी, मुख्य चुनाव आयुक्त, और ये सब देखिए 9 में आते हैं, किस में आते हैं, 9 में आते हैं, किस में आते हैं, 9 में। बट जो महान्यायवादी होते हैं, ठीक है, अभी मैंने महान्यायवादी बताया, इनका वरीयता क्रम कितना होता है, 11 होता है, राइट आंसर सी होगा, ठीक है 11। चलिए सांसदों को शपथ कौन दिलाता है, तो बताइए कौन दिलाता है सांसदों को, लोकसभा का अध्यक्ष, पहले तो बना ही नहीं रहता, ठीक है, राष्ट्रपति, प्रोटेम स्पीकर, और शपथ नहीं लेते हैं। देखिए सांसदों को लोक शपथ कौन दिलाता है, तो प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं, कौन दिलाते हैं, प्रोटेम स्पीकर। शपथ किस अनुच्छेद में है, ठीक है, किस अनुच्छेद में शपथ का वर्णन किया गया है, तो 99 में, 99 में शपथ का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, पद सूची वरीयता क्रम में लोकसभा का अध्यक्ष कौन सा स्थान होता है। देखिए मैंने बताया था अभी कि जो सीजीआई होते हैं, सीजीआई और लोकसभा के अध्यक्ष का क्रम क्या होता है, 5वां अक्षर होता है, क्या 5वां क्रम होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दस्त-ए-काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में है। देखिए दस्त-ए-काबूर कहाँ पे है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा, ईरान होगा, ईरान होगा, ईरान। चलिए कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए मरुस्थल से संबंधित। जो कालाहारी मरुस्थल है, मैंने क्या लिख दिया, 1 मिनट, कालाहारी मरुस्थल ये कितने देशों में फैला हुआ है, ठीक है बताएंगे कितने देशों में, तो 9 देशों में फैला हुआ है।
सबसे ज़्यादा किस देश में फैला हुआ है, प्रश्न इससे बनता है। देखिए बोत्सवाना में, कहाँ फैला हुआ है, बोत्सवाना में फैला हुआ है। ठीक है, एक प्रश्न का उत्तर और दीजिए। जो तकला मकान मरुस्थल है, तकला मकना, ये मरुस्थल किस देश में है, ठीक है, किस देश में है, तो चीन में है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और एक बताइए गोबी मरुस्थल कहाँ है। देखिए गोबी मरुस्थल मंगोलिया प्लस चीन के बॉर्डर पे है, ठीक है। और थार मरुस्थल तो जानते हैं कहाँ है, थार मरुस्थल भारत में है, ठीक है, भारत में। तो काबिर मरुस्थल कहाँ है, ईरान में है, ठीक है, कहाँ है, ईरान में, और इसी को ग्रेट सॉल्ट डिजर्ट भी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध देश है। देखिए स्थल रुद्ध बताना है, भारत है। स्थल रुद्ध मतलब जो चारों तरफ से वो लैंड लॉक हो, मतलब देशों से घिरा हुआ है। रूस है, चीन है, ऑस्ट्रेलिया है। चलिए इसको मैप से हम देख लेते हैं कौन स्थल रुद्ध देश है। देखिए ये है ऑस्ट्रिया, ठीक है। इसकी अगर बॉर्डर की बात करें, देखिए ये है इसकी बॉर्डर, ठीक है, देखिए ये इसकी बॉर्डर है। अगर बॉर्डर की बात करें, और देखिए चारों तरफ से किसी न किसी से क्या हुआ है, ये घिरा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, किसी न किसी से क्या हुआ है, ये घिरा हुआ है। देखिए इधर जर्मनी है, ठीक है, इधर रिपब्लिक स्लोवेकिया है, इधर हंगरी है, इधर स्लोवेनिया है, इधर इटली है, इधर स्विट्जरलैंड है। तो चारों तरफ से क्या है, लैंड लॉक है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये कौन सा है, ऑस्ट्रिया है, ठीक है। देखिए तो क्या होगा राइट आंसर हमारा ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना भाग प्रतिशत 29 किमी की ऊंचाई तक पाया जाता है। देखिए कितना पाया जाता है, 29 किमी की ऊंचाई तक बताना है, ठीक है। 30%, 65%, 88% या 97%, क्या होगा राइट आंसर। देखिए डी होगा, 97%, सॉरी 97%, ठीक है। देखिए वायुमंडल में कितनी गैसें पाई जाती हैं, मुख्यतः अगर हम बात करें तो वायुमंडल में कितनी पाई जाती हैं, 6 गैसें, ठीक है। अगर हम क्रम देखें, सबसे ज़्यादा क्या पाई जाता है, नाइट्रोजन, क्या, नाइट्रोजन। उसके बाद बात करें तो फिर ऑक्सीजन, क्रम याद रखिएगा, ऑक्सीजन, फिर क्या होता है आर्गन, आर्गन के बाद क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, फिर क्या होता है नियोन, फिर क्या होता है हाइड्रोजन होता है, क्या होता है हाइड्रोजन, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन से ज़्यादा आर्गन पाया जाता है, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो आर्गन पाया जाता है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.03%, ठीक है। अब नाइट्रोजन जानते हैं 78, ऑक्सीजन जानते हैं 21%, तो सभी को पता है, ठीक है, क्रम याद रखिएगा। तो कितने 29 किलोमीटर तक कितनी ऊंचाई तक कितने % गैस पाई जाती है, 97%। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा सबसे नीचे कौन सी परत पाई जाती है बता दीजिए थोड़ा, ठीक है, कौन सी पाई जाती है, क्षोभ मंडल, क्या पाई जाती है, क्षोभ मंडल। इस मैप में हम देखिए ये होता है, देखिए क्या होता है सबसे नीचे क्या होता है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। देखिए इंग्लिश में भी याद रहे, कभी कभी क्षोभ मंडल नहीं लिखा रहता, इंग्लिश में ही लिखा रहता है, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फीयर, फिर इसके बाद क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर होता है, ठीक है। क्या होता है, क्षोभ मंडल के बाद होता है समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। फिर इसका आता है मेसोस्फीयर, फिर क्या होता है ट्रिमोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर, ठीक है। मेसोस्फीयर क्या होता है, मध्य मंडल होता है, मध्य मंडल होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, उसके बाद आयन मंडल होता है, आयन मंडल होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, बाह्य मंडल होता है, ठीक है। सबसे बाहरी वाला क्या होता है, बाह्य मंडल होता है, ठीक है, बाह्य मंडल होता है। देखिए समताप मंडल में ही क्या पाया जाता है, ओजोन लेयर पाया जाता है, ओजोन, ठीक है, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत की खोज किसने किया था बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने किया था ओजोन परत की। देखिए चार्ल्स और ब्रुशोन ने किया था, किसने किया था, चार्ल्स और किसने किया था, ब्रुशोन ने किया था, याद रखिएगा, चार्ल्स और ब्रुशोन ने किया था, ठीक है,
ओजोन परत की खोज। देखिए ओजोन के लिए एक सभा भी बैठी थी जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की कहते हैं। कब हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? 1987 में हुआ था। क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 87 में हुआ था। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ज्वालामुखी को, ओजोन गैस को, भूकंप को या नदियां को? किसको कहा जाता है? देखिए ज्वालामुखी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ज्वालामुखी को कहा जाता है। चलिए बताइए, ये जो बैरन ज्वालामुखी है वो कहाँ पाया जाता है, किस देश में? देखिए बैरन ज्वालामुखी, देखिए बैरन ज्वालामुखी जो है वो भारत में है। भारत में भी कहाँ? अंडमान और निकोबार, अंडमान, ठीक है, अंडमान और निकोबार में। और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? बैरन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? देखिए वलित पर्वत बताना है। फोल्डेड माउंटेन है जिसे मोड़दार पर्वत कहते हैं। कौन सी है? देखिए हिमालय है। कौन है? हिमालय है। और कौन कौन सी वलित पर्वत है? देखिए हिमालय के साथ साथ और कौन कौन सी वलित पर्वत है, याद रखिएगा। रॉकीज, देखिए रॉकीज है। और कौन सी है? देखिए एंडीज है और आल्प्स है। ठीक है, आल्प्स, ये सब भी क्या है? ये सब भी वलित पर्वत हैं। अगला प्रश्न है, देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में हुई। इस संधि पर अंग्रेज की ओर से हस्ताक्षर करने वाला मद्रास की गवर्नर का क्या नाम था? देखिए क्या नाम था? हैरिस, हैमिल्टन, मैकिरेने या स्टीफेंस? क्या नाम था? देखिए इसमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, ना हैरिस होगा, ना हैमिल्टन होगा, ना मैकिरेने, ना स्टीफेंस। देखिए फिर क्या होगा बताती हूँ। देखिए कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे? आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए थे? देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुए थे। कितने हुए थे? 4 हुए थे। ठीक है, कितने हुए थे? 4 हुए थे, याद रखिएगा। देखिए पहला हुआ था 1767 से 1769 तक। ठीक है, ये किसके बीच हुआ था? हैदर अली के बीच। ठीक है, हैदर अली वर्सेस, ठीक है, कौन थे? अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेजों की तरफ नेतृत्व कौन कर रहा था? ठीक है, वेरीलस्ट। कौन कर रहा था? वेरीलस्ट। ठीक है, वेरीलस्ट कर रहा था। उसके बाद देखिए दूसरा कब हुआ था? तो 1780 से लेकर 1784 तक हुआ था। देखिए इसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद टीपू सुल्तान नेतृत्व करते हैं। ठीक है, टीपू सुल्तान वर्सेस, ठीक है, अंग्रेज के बीच होता है। अंग्रेज के बीच, अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहे थे? देखिए वॉरेन हेस्टिंग। कौन कर रहे थे? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स कर रहा था। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा कब हुआ? तो 1700, देखिए 90 से लेके 1792 तक होता है। नेतृत्व टीपू सुल्तान करते हैं। ठीक है, वर्सेस अंग्रेज रहते हैं। ठीक है, और देखिए नेतृत्व अंग्रेजों की तरफ कौन कर रहे थे? कार्नवालिस, कार्नवालिस। ठीक है, चौथा मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799 में हुआ। ठीक है, इसी में क्या होती है? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और कौन था अंग्रेजों की तरफ से? देखिए वेलेजली, वेलेजली। ठीक है, देखिए द्वितीय में संधि के बाद कौन सी संधि हुई थी? युद्ध समाप्त होने के बाद मंगलोर की संधि। कौन सी संधि हुई थी? याद रखिएगा, मंगलोर की संधि। और तृतीय में कौन सी संधि हुई थी? देखिए याद रखिएगा यहाँ पे 92 में श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ठीक है,
श्रीरंगपट्टनम की संधि याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही प्रश्न पूछा था कि 1784 में जो युद्ध हुए थे तब कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग थे, जो कि वॉरेन हेस्टिंग हमारे ऑप्शन में देखिए नहीं है, वॉरेन हेस्टिंग ऑप्शन में नहीं है, तो यानी इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन और होना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसको याद करने का ट्रिक है, वॉर में कार जली, ऐसे याद कर सकते हैं, वॉर से वॉरेन हेस्टिंग, कार से कारने वाले, जली से वेले जली, ठीक है, वॉर में कार जली। देखिए अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था, अभी हम लोगों ने देखा कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। 1700 कब हुआ था, 1780 से लेकर कब तक हुआ, 1784 तक हुआ था। इसी में क्या हुआ था, मंगलोर की संधि हुई थी, मंगलोर की क्या हुई थी, संधि हुई थी, वॉरेन हेस्टिंग थे, ठीक है। उसके बाद कौन थे, ठीक है, तीसरे में कौन थे, कार्नवालिस थे, चौथे में कौन था, वेलेस्ली। देखिए इसे बताना कौन सा सही है, टीपू सुल्तान और कार्नवालिस के बीच 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत टीपू को अपना आधा राज्य देना पड़ा था, बिल्कुल देना पड़ा था, ये सही है। टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा था, ये भी सही है, देना पड़ा था। ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम स्थापित करना पड़ा, देखिए गलत है, ये ऐसा नहीं कुछ हुआ था। अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा, ये भी सही है, तो सी होगा राइट आंसर, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चों में शामिल थे, कौन कौन शामिल थे। देखिए रुहेलखंड, तो रुहेलखंड नहीं था, इसमें भी रुहेलखंड है, ये भी नहीं था। देखिए फ्रांसीसी भी नहीं थे, कौन थे, त्रावणकोर, निजाम, मराठा और अंग्रेज, ये थे, ठीक है, ये थे चारों साथ मिलके। देखिए टीपू सुल्तान से अगर हम बात करें तो इनका जन्म देखिए कब हुआ था, टीपू सुल्तान का जन्म, ठीक है, जन्म कब हुआ था इनका, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, 1750 में। और मृत्यु कब हुई थी, 1799, चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, उसी समय इनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए इनको मिसाइल मैन कहते हैं, आधुनिक भारत का मिसाइल मैन, कभी प्रश्न आ जाए आधुनिक भारत का मिसाइल मैन किसे कहते हैं, तो टीपू सुल्तान को कहते हैं। आधुनिक भारत का क्या कहते हैं, इनको मिसाइल मैन कहते हैं, ठीक है, मिसाइल मैन कहते हैं। और देखिए इन्हें आधुनिक भारत का नेवी भी कहते हैं, नेवी का जनक, आधुनिक भारत के नेवी का जनक कहते हैं, ठीक है, ये नेवी के जनक थे, आधुनिक भारत के नेवी जनक थे। ये जैकोबिन सदस्य के क्लब भी थे, प्रश्न पूछा जाता है, जैकोबिन सदस्य के क्लब, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, तो टीपू सुल्तान थे, जैकोबिन क्लब के सदस्य भी थे, ठीक है। और देखिए इनसे एक प्रश्न और आता है, शेर ए कश्मीर किसे कहते हैं, तो इन्हीं को कहते हैं, शेर ए क्या कहते हैं, कश्मीर कहते हैं, टीपू सुल्तान क्या कहते हैं, शेर ए कश्मीर। अगला प्रश्न देखिए, किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी, भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जीना, यानी भेड़ों की तरह लंबी जिंदगी जीने से अच्छा है कि हम शेर की तरह जिए, भले ही एक दिन जिए। किसने कहा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टीपू सुल्तान ने कहा, किसने कहा, टीपू सुल्तान ने कहा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी, बताना है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत, या मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रस्तुत, या फिर गुglielmo मार्कोनी ने प्रथम बेतार संकेत भेजा, या राइट बंधुओं ने सफलतापूर्वक विमान उड़ाया, कौन सा पहले हुआ था। देखिए कौन कब हुआ था, पहले इसको जान लेंगे तभी तो बता पाएंगे कौन सबसे पहले या सबसे बाद में हुआ था। देखिए 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, ठीक है। क्वांटम सिद्धांत कब दिया गया, बताइए, क्वांटम कब दिया गया भाई, क्वांटम दिया गया 1900 में, कब दिया गया, 1900 में दिया गया, 1900 में दिया गया। देखिए मार्कोनी ने प्रथम बेतार का वो कब भेजा था, ठीक है, कब भेजा था, 1899 में भेजा था, ठीक है। और राइट बंधुओं ने सफलतापूर्वक विमान उड़ाया था, कब उड़ाया था विमान इन्होंने, ठीक है, 1903 में उड़ाया था, कब उड़ाया था, 1903 में, ठीक है। तो कौन सा पहले घटना कौन सी हुई है, गुglielmo मार्कोनी ने प्रथम बेतार संकेत भेजा था, ये क्या हुआ था, सबसे पहले हुई थी।
अगला प्रश्न है लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि। देखिए जो लैंप की बत्ती होती है तेल इसी तरीके से ऐसे ऊपर चढ़ता है, क्यों चढ़ता है? तेल बहुत हल्का होता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बत्ती में तेल का विसरण होता है, देखिए विसरण होता है, ये भी कोई बात नहीं। पृष्ठीय तनाव परिघटना के कारण, देखिए नहीं, पृष्ठीय तनाव भी नहीं होता। क्या होता है? केशिकी क्रिया परिघटना, केशिकत्व के कारण ऐसा होता है। केशिकत्व के कारण ही जो पेड़ पौधों में जो जल होता है वो क्या होता है, ऊपर की वो जड़ से लेके क्या होता है, जमीन में हम पानी डालते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर की ओर जाते हैं। ठीक है, ऊपर की ओर केशिकत्व के कारण ऐसा होता है। देखिए ये है दिया, देखिए यहाँ दिया जलता है ना, तो क्या होती है, जो बाती होती है, बाती में वो तेल क्या होता है, ऊपर जाता है। किसके वजह से जाता है, किसके कारण जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो केशिकत्व के कारण। केशिकत्व के कारण याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है चुंबक बनाने में? ठीक है, कौन सी मिश्र धातु लगती है, बताइए कौन सी लगती है, क्या लगती है? डूरेलुमीन लगता है, स्टेनलेस स्टील लगता है, एलिनको लिखता है, मैग्नीशियम लिखता है, कौन लगता है बताइएगा। देखिए मैग्नीशियम जो लगता है जहाज बनाने में लगता है, ठीक है, बहुत ही ठोस पदार्थ होता है ये जहाज बनाने में, ठीक है। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम से ही बना है मैग्नीशियम। चुंबक बनाने में एल्किनो का प्रयोग करते हैं, एल्किनो, सी हमारा राइट आंसर होगा, एल्किनो। अगला प्रश्न है लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? परावर्तन से, अपवर्तन से, व्यतिकरण से, प्रदीप्ति से। लैम्बर्ट नियम प्रदीप्ति से संबंधित है, किससे संबंधित है? प्रदीप्ति से। अगला आज का मेरा लास्ट प्रश्न है लिम्नोनाइट किस धातु का अयस्क से मिलकर बना है? लिम्नोनाइट, देखिए लिम्नोनाइट किससे संबंधित है? तांबा से है या लोहा से है या चांदी से है, सोना से है, किससे है बताना है, किससे है? लोहा से संबंधित है। लिम्नोनाइट किससे संबंधित है? लोहा से संबंधित। चलिए आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।